Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover suit for dissolution of partnership. उसका हम draft cover करेंगे, but we'll also cover the explanation, the draft, affidavit and case law. Our subject is drafting, pleading and convincing. So let's start our video. We'll start our video with example. तो डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन ABC एंड XYZ. बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल मैं एक बार और दोबारा से आपको ये क्लियर कर दूँ. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है कि जब एक पार्टनरशिप ख़त्म हो रही होती है, डिज़ोल्व हो रही होती है, तो उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. तो उसका भी एक सूट होता है कि एक मुकदमे के साथ या एक कुछ होता है कि उनका दैट अ फॉर्मेलिटी टू लाइक डिज़ोल्व दैट पार्टनरशिप, उसे ख़त्म करते हैं एंड विद द प्रॉपर प्रोसीडिंग्स एंड जो भी उनके बीच होता है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन और द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो सब चीज़ों को भी वो अच्छे मतलब मॉनेटरी लेवल पे हर लेवल पे उसको फिनिश करके फिर आगे बढ़ते हैं. मतलब उसको डिवाइड करके या जो भी एक दूसरे का होता है उसे हम डिसोल्यूशन में काउंट करते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. ABC एंड XYZ जो है started a trading business under the name A and X Traders in 2018. So they had agreed, उन्होंने अग्री किया था कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे अपना इक्वली, ठीक है, एंड जॉइंटली. तो और मैनेज करेंगे सारे ऑपरेशंस को बिजनेस के. तो हाउएवर डिस्प्यूट्स अरोज बिटवीन ABC डिस्कवर्ड. ABC ने क्या डिस्कवर किया कि जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज हैं फर्म के रिकॉर्ड में कुछ मिली है उनको, यानी कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस एक तरीके से मिली है, कुछ गलत मिला है. मतलब कि एक फाइनेंशियल लेवल पे हिसाब जो होता है थोड़ा सा फाइनेंशियली गलत मिला है. सो ही एलिज दैट XYZ वॉज मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स. तो कहीं ना कहीं XYZ का उसे लगता है इसमें हाथ है कि वो फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, मे बी टेकिंग द एक्स्ट्रा प्रॉफिट और मे बी यूजिंग द फंड्स बिना किसी परमिशन के, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो, एंड मेकिंग यूनिलैटरल डिसीजंस, और कुछ गलत डिसीजंस ले रहा है वो, और वो वायलेट कर रहा है पार्टनरशिप के अग्रीमेंट को. सो मतलब वट एवर द XYZ इज डूइंग अकॉर्डिंग टू ABC इट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ पार्टनरशिप, जो भी उनके बीच अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था. सो डिस्पाइट मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट रिकॉन्सिलेशन, बहुत सारे अटैम्प्ट किए कि वो दोनों वापस रीयूनाइट हो जाए, उनकी काउंसिलेशन हुई, बट XYZ जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो उसे प्रोवाइड नहीं करेगा वो सारे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, यानी कि वो सारी चीज़ें जो क्लैरिटी मांग रहे हैं ABC, वो XYZ उसे क्लैरिटी नहीं देगा उस चीज़ की, वो चीज़ें क्लियर नहीं करेगा. सो ABC फीलिंग अग्रीव्ड डिसाइडेड टू फाइल अ सूट. तो ABC के पास ऑप्शन नहीं बचता है, वो एक अग्रीव पार्टी बन गई, तो वो डिसाइड करती है कि वो सूट फाइल करेगी अंडर सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि वो पार्टनरशिप को ख़त्म कराने के लिए वो फाइल कर रही है. एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, की पार्टनरशिप ख़त्म करवाएगी कोर्ट, जो वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी, ट्रायल जो स्टार्ट होगा, एंड साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट का जो उसे लगता है कि XYZ के साथ वो खुद बैठ के फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते उन दोनों के बीच एसेट्स, तो वो कोर्ट करवाएगी, ठीक है, थ्रू द सूट. सो ही ऑल्सो सॉट द कोर्ट्स इंटरवेंशन to compel XYZ to render accounts for the last 2 years. वो कोर्ट का हेल्प चाहता है, यानी कोर्ट का इंटरवेंशन, यानी एक तरीके से इंटरफेरेंस चाहता है कि कोर्ट कंपेल करे, यानी कोर्ट किसी तरीके से भी मजबूर करे XYZ को कि वो जितने भी लास्ट ईयर्स के जो अकाउंट है वो हवाले कर दे ABC की, क्योंकि ABC पार्टनर है उस कंपनी का XYZ के साथ, तो उसको पूरा राइट बनता है वो ट्रांसपेरेंसी रखने का, यानी उसको देखने का. एज ABC वॉज डिनाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक ABC को XYZ से फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं और ABC का राइट बनता है उन्हें देखने का. सो आपको एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ आया होगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट. पूरा हम इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन समझते हैं. हमने एग्जाम्पल्स इसको अच्छे से क्लियर कर लिया है वैसे तो. अ पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर 2 और मोर इंडिविजुअल्स अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स. तो पार्टनरशिप क्या है? एक तरीके का बिजनेस अरेंजमेंट है. ये तो हमें वैसे पार्टनरशिप के बारे में हम सबको पता है, एक कॉमन नॉलेज वाला पॉइंट है ये, ठीक है. वेयर 2 और मोर इंडिविजुअल्स अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस फॉर अ बिजनेस. हाउएवर डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और ब्रीच
ऑफ ट्रस्ट कैन लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप कैसे ख़त्म हो सकती है कि कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, कोई एक पार्टनर गलत निकल आता है, जैसे हमने अभी अपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, और कोई फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट होता है, बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा है, मिस मैनेज हो रहा है फाइनेंशियली, एंड मतलब कई रीज़न हो सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के. सो व्हेन पार्टनर्स कैन नॉट रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, जब पार्टनर्स के बीच डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो अपने पीसफुली जो डिफरेंसेस है उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, सो वो लीगल सूट करते हैं जिससे वो पार्टनरशिप को ख़त्म करते हैं. ठीक है, जो भी उनका जो एक्यूरेट जुरिस्डिक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग, उस पर ही, लाइक तो रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो 1932 गवर्न्स पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. द रेलेवेंट सेक्शंस इंक्लूड्स 39. सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 39 की, जो डिफाइन करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज अ ब्रेकिंग अप ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन द फर्म. सो ये मेंशन कहाँ है, सेक्शन 39 में, कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है. देन कम्स सेक्शन 40 प्रोवाइड्स फॉर डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट. कि डिसोल्यूशन कब होता है, म्यूचुअल कंसेंट और अग्रीमेंट से भी हो सकता है, कि जब पार्टनर्स जो है म्यूचुअली दोनों ही नहीं रहना चाहते हो, या एक से ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं नहीं रहना चाहते हो, साथ में काम नहीं करना चाहते हो, एंड दे आर म्यूचुअली डिसाइडिंग दैट कि दे वांट टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप, तो वहाँ पे भी एक अग्रीमेंट के साथ वो डिसॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ इन सेक्शन 40. Now section 41 specifies compulsory dissolution due to events like insolvency. अब इसमें तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि एनी वे पार्टनरशिप चल ही नहीं सकती, ख़त्म हो जाएगी. जैसे कि इंसॉल्वेंसी, की पूरा मतलब कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है, लॉस में चली गई, नेगेटिव में चली गई बिल्कुल. और कोई इलीगल बिजनेस है तो बिजनेस एक्टिविटी में, तो बिजनेस कैसा, लीगल बिजनेस तो है नहीं, इलीगल है, तो उसको तो वैसे भी कोर्ट किसी उसमें काउंट करेगी नहीं, वो पार्टनरशिप तो वैसे भी नहीं आ सकती है किसी प्रॉब्लम को लेके कोर्ट के अंदर, राइट. Now section 42 lists grounds for automatic dissolution. Section 42 में grounds है for automatic dissolution के, such as expiry of partnership term or completion of a specific project. ठीक है. And then section 44 details situations where a partner may approach to the court फॉर डिसोल्यूशन. तो ऐसी डिटेल्स में सिचुएशंस है जहाँ पे पार्टनर किन किन सिचुएशंस में कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए, जैसे कि है मिसकंडक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो गया, और कोई इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर हो गई कि एक पार्टनर जो है वो 18 का नहीं है, कुछ एज का इशू आ रहा है, किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट कर दिया है, या फिर जो अग्रीमेंट में कंडीशंस थी उनका उल्लंघन किया, उनको वायलेट किया है. तो ऐसे सिचुएशंस में अंडर सेक्शन 44 कोर्ट के पास जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द ड्राफ्ट, क्योंकि हमने एग्जाम्पल कवर कर लिया और उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने ड्राफ्ट बनाया. जो स्टोरी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस की थी तो वही सेम स्टोरी मैंने ड्राफ्ट के अंदर डाली है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना. अगेन, like in the court of the jurisdiction you have to write, and then you have to give the information of the plaintiff and the defendant sued for dissolution of partnership and retention of accounts, because हमारे example के अंदर उसको accounts की information भी चाहिए थी, which was important. So now here he is like drafting everything properly, mentioning each and everything, the name of the company, when they have started the partnership, year, date, and like whatever जो भी important dates हैं, जो भी चीज़ें हैं, कब उसे doubt हुआ, everything is he is mentioning in this. आप एक बार इसे read करना. Moving further you have to pause and read it. all the facts. ठीक है. यू हैव टू एक्सटेंड, बिकॉज आपका 12 मार्कर होगा तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा. इतने से आपका काम नहीं चलेगा. मैंने आपको जस्ट फॉर एन आइडिया दे दिया है कि आपको दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेंशन द थिंग्स, यू हैव टू राइट इन डिटेल्स, बट यू हैव टू लाइक मीनिंगफुल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बट आपको फिर भी एक्सटेंड करना पड़ेगा बिकॉज 12 मार्कर्स में आपकी लेंथ मैटर करती है. तो दिस इज़ how you have to mention everything, you have to write everything. You can just read it. I'm moving further. Then prayers, then of course plaintiff through counsel signatures, date and place. Then affidavit का भी same supporting affidavit जो है उसका format आप देख सकते हो. Affidavit in support of suit for dissolution of partnership and retention of account, and then everything they have mentioned properly. Then affidavit में of course भूलना तो है नहीं हमें, deponent आएगा, not plaintiff. verification, deponent, signatures.
Then we have a case law, so let's discuss this. The fact of the case: Narendra Bahadur Singh versus uh, Chief Inspector of Stamps, UP 1971. सो अ बिजनेस वॉज रन बाय फोर पार्टनर्स. तो इस केस में क्या था, फोर पार्टनर्स थे जो बिजनेस रन कर रहे थे. सो द पार्टनरशिप वॉज डिजॉल्व्ड एंड वन पार्टनर, नरेंद्र बहादुर सिंह, टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी. तो इनकी पार्टनरशिप तो डिजॉल्व हो गई थी, बट इनमें से जो एक पार्टनर जो था नरेंद्र बहादुर सिंह, उसने सारे के सारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स ले लिए थे. सो ही अग्रीड टू पे, उसने अग्री किया था कि वो पे करेगा कुछ अमाउंट बाकी तीन पार्टनर्स को जो बिजनेस में. ऑफ कोर्स चार पार्टनर्स हैं, वन ऑफ देम उनमें से एक ने सब कुछ ले लिया, तो बाकी तीन को क्या मिला, उनको भी तो मिलना चाहिए. तो उसने कहा था कि मैं पे करूंगा आप तीनों को भी. सो टू इंश्योर दीज पेमेंट्स ही प्लेज्ड सम प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी. तो उसने कुछ प्रॉपर्टी भी रखी उनके तरफ कि मैं ये पेमेंट आपको करूँगा, ये सिक्योरिटी के लिए मैं ये प्रॉपर्टी रख रहा हूँ कि आपको ये रहे ट्रस्ट मेरे पे कि पेमेंट करूँगा, बिकॉज मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए होगी ऑफ कोर्स. सो अथॉरिटी आर्ग्यूड दैट दिस डिसोल्यूशन डीड वॉज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र. तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया स्टैम्प अथॉरिटी ने कि ये तो डिसोल्यूशन की डीड है, तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई. तो इसके लिए तो हाई मतलब दूसरी अथॉरिटी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टैक्सेस वगैरह और चीज़ें भी ऐड ऑन लग जाती है. सो उसके लिए तो हायर स्टैम्प ड्यूटी चाहिए होगी. ठीक है, तो ये स्टैम्प अथॉरिटी ने आर्ग्यू किया था. तो कोर्ट का डिसीजन इसमें ये था, द कोर्ट रूल दैट दिस वाज नॉट अ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कि ये कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का नहीं था केस, बट ये सिर्फ एक सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स था पार्टनर्स के बीच में. सो जो प्लेज प्रॉपर्टी थी ना, वो एक सिक्योरिटी मेजर के लिए रखी गई थी, ना कि सेल के लिए या फिर ट्रांसफ़र के लिए. सो द डिसोल्यूशन डीड डिड नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी. तो उसके लिए एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज आप उसे एज एन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र समझ रहे हो, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र. वो प्लेज था, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए रखी गई थी. तो इसमें क्या रेलेवेंस है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में इस केस का? व्हेन डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप, हाउ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर्स लीगली. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. एंड इफ एसेट्स आर जस्ट डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इट डज नॉट काउंट एज अ सेल. अगर पार्टनर्स के बीच में एसेट्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो उनका हक है, वो सेल नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो दैट इज ऑल्सो नॉट सेल, क्योंकि उन्होंने उसमें कभी इन्वेस्ट किया था, उनका कैपिटल था, राइट. सो दिस केस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट अ वेल ड्राफ्टेड डिसोल्यूशन डीड कैन प्रिवेंट अननेसेसरी लीगल और टैक्स इशूज़. तो ये था इस केस के अंदर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, केस आपको क्लियर हुआ होगा. एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको जितनी भी इस सीरीज़ में जो जो वीडियोज़ में आपको समझा रही हूँ सब आपको समझ में आ रही है. फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.